बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका प्रथम भाग आप लोगों ने पहले अध्ययन कर चुके हैं, आपने देख लिया है। इससे ठीक अगला भाग हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें यदि आपको कोई शंका हो, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रसंग में आपको बता दूं, जैसे ही ये रात्रि में सो रहे थे उसी समय हिमपात हुआ, और हिमपात में से वहाँ से बच करके जैसे तैसे ये लोग निकल करके आए। इनके नेता कर्नल खुल्लर ने इनसे पूछा, क्या तुम लौटना चाहोगे, यहाँ से जाना चाहोगे? तो लेखिका ने सहर्ष मना कर दिया कि नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, हम शिखर की चोटी तक पहुँचना चाहते हैं, इसलिए हम आगे जाएंगे। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप में पहुंची, साउथ पोल बेटा ये धरती का सबसे कठोरतम भाग है, सबसे कठोर स्थिति है यहाँ की। मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ तो वैसे प्रत्येक दिन ही महत्वपूर्ण होता है, पर ज्यों-ज्यों व्यक्ति जब आगे सफलता की ओर बुलंदियों पर बढ़ता है, चढ़ता है, तो वह क्षण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, बिस्सा एक व्यक्ति विशेष का नाम है, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। की, जय और मीनू ये भी नाम हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। इसलिए लेखिका के मन में यह संशय हो रहा था कि मुझे यात्रा अगले दिन की इन्हीं के साथ में करनी है, और ये अभी बहुत पीछे हैं, अभी आए नहीं हैं। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। देखो, ऊपर चढ़ कर के अपने साथियों की सेवा, अपने साथियों की मदद करने का भाव जब तक मन में नहीं रहता है, तब तक व्यक्ति बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता। ये बहुत आवश्यक बात है। मैंने बर्फीली हवाओं में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र बाहर से आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई, और की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। बता रहे कहाँ, ये जेनेवा स्पीयर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय बगैर पिए लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। कृतज्ञतापूर्वक बेटा, जो किसी के प्रति कुछ लिया दिया जाता है तो उसमें कृतज्ञता का भाव गर्पित किया जाता है, अर्थात एक मन में उदारतापूर्वक ये भाव होता है कि भाई इन्होंने उपकार मन में रहता है। बगैर चाय पिए लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि ऐसे समय में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का बच्चों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब कोई इतना ऊंचा पहुंच कर के फिर किसी अपने एक साथी को लेने के लिए नीचे आए तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कम होता है, जो आगे पहुंच जाते हैं वो पीछे मुड़ कर के बहुत कम देखते हैं। जीवन में ऐसा देखा जाता है। ऐसे कुछ व्यक्तित्व होते हैं कि अपने साथियों की मदद करने के लिए पीछे भी मुड़ कर के आते हैं। मैंने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो, ऐसे मन में भाव होना चाहिए कि हम सभी पर्वतारोही साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय कहते हैं पीने योग्य पदार्थ को पेय बोलते हैं। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट वह वस्तु होती है जिसमें आवश्यक समग्र वस्तुएं रखी रहती हैं, उसको किट बोलते हैं। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। हाँ, ये दोनों के नाम हैं। और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए।
साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ये साउथ पोल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक भारी या कठोर जगह के नाम से जाना जाता है साउथ पोल। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। क्योंकि बच्चों वहाँ तो पानी जम जाता है, इसलिए बर्फ़ को पहले पिघलाना पड़ता है, तब उसकी चाय बनाई जाती है। कुछ बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदूर जी बाहर खड़ा था और कोई पास नहीं था। उस समय का ये इनका ऐसा सजीव चित्रण कर रही हैं, पाठक को लगता है कि हम इनके साथ साथ में मानव यात्रा कर रहे हों। अंगदूर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदूर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदूर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता, आरोहण माने चढ़ने की जो क्षमता शक्ति थी, और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। कर्मठता माने कर्म करने का साहस। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय में जो विशेष साथी होते हैं या जिनमें विशेष साहस होता है, ऐसे ही व्यक्ति बच्चों साथ देते हैं। सुबह 6:20 पर जब अंगदूर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही माने जो चढ़ने का, उपस्कर माने जो वस्तु होती है, सामान जो होता है, उसमें काफ़ी सुरक्षित और गर्म थे। एक ऐसे वस्त्र, एक ऐसा बिस्तर होता है कि जिसमें बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े उसमें व्यक्ति गर्म महसूस करता है। अपने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की हमने, वो कहते हैं हमने बिना रस्सी के ही चढ़ाई शुरू कर दी। अंगदूर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, सख्त माने कठोर थीं, भुरभुरी माने सफ़ेद रंग की, ब्राउन कलर की थीं, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ़ की शिलाएँ ऐसी लग रही हैं मानो बर्फ़ की चादरें बिछा दी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। जितने शक्ति से चलाने की आवश्यकता हुई, मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदूर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे 1 पहुँच जाएंगे, अर्थात ठीक हम 2 बजे पर पहुँच जाएंगे, दोपहर 1 बजे पहुँच जाएंगे। देखो ये चढ़ने का उनका इसी प्रकार का है जैसे चढ़ते हैं बर्फ़ों में। लाटू हमारे पीछे पीछे चल रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदूर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, पकड़ करके चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। देखो बच्चे,
जो पर्वतारोही होते हैं उनको पता रहता है कि कहाँ ऊंचाई पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। जो बर्फ थी वो उन हवा की झोंकों में उड़ रही थी, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, जिससे दृष्टि दूषित हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी शंकु पैना नुकीला भाग होता है, जो चोटी होती है शिखर, उसको शंकु बोलते हैं। चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। जो सागर माथा के जो ताज अर्थात जो मुकुट था, जो सबसे ऊंची जगह थी, उसका चुम्बन लिया, उसको चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। ये भारतीय संस्कृति में दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक हैं और हनुमान जी संयम और शक्ति दोनों के ही प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में वहीं दबा दिया। आनंद के इस क्षण को मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उस समय में उन्होंने हनुमान जी की और माँ देवी की आराधना की और उस समय जो उनके जन्मदाता हैं अपने माता पिता की इनको याद आई। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। रज्जू नेता अर्थात जो रज्जू रस्सी को बोलते हैं, जो रस्सी को पकड़ करके चलाते थे, उनको रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी ने जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी यानी विशेष चमत्कृत उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, नाज है, अभिमान है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम संसार छोड़ कर के आई हो। एक तुम नए संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। पहले जो तुमने इतना कठिन परिश्रम किया है, अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। अब ऐसे संसार में जाओगी जहाँ आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तुम ऐसे स्थिति में जाओगी। इसी के साथ में ही आपको बच्चा ये अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, इसको पसंद करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें।